खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कविता संग्रह जैसे और पानी प्यार को रचने वाली मशहूर कवित्री रेनू हुसैन यूं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं कि वो बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी की पत्नी हैं और पेशे से गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हैं। और इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच रेनू जी ने अपने अंदर की इस कला को हमेशा बढ़ावा दिया है। वो कहती हैं कि उन्हें शब्दों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का शौक है। आज हमारे साथ खुद जुड़ चुकी हैं रेनू हुसैन जी और उन्हीं से हम जानते हैं कैसे शुरू हुआ उनका ये सफ़र और आज जिस मुकाम पर वो हैं उससे वो कितनी संतुष्ट है और क्या उनकी आगे की योजनाएं हैं, इसी पर हम बात करते हैं। बहुत स्वागत है रेनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते दिवाली जी। जी रेनू जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी खासियत बहुत सारी है। आप एक टीचर भी हैं, हाउसवाइफ तो हैं ही, लेकिन आप कवित्री भी हैं, आप भाषाओं पर भी काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गज़ल, जो लोग भूल चुके हैं, उस पर भी आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सबसे पहले आपकी पहचान कब हुई, आपने कविता लिखना शुरू किया, इसकी शुरुआत कब से हुई? जी, शुरुआत तो स्कूल टाइम से हो गई थी जब मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती थी और मैंने ये जिक्र किया भी है कि मेरी सहेली अर्चना मिश्रा ने मेरा साथ दिया था। उसी ने मुझे प्रोत्साहन दिया या इंस्पायर किया कि तुम लिखो। और उसके बाद फिर अध्यापिकाएं थी जो हम कुछ लिखते थे तो उनको दिखाते रहते थे, हिंदी टीचर्स को, जिसमें सेंट्रल स्कूल की टी कुमार मैम हैं, आशा लता चौधरी मैडम थी और बहुत सारे एन शर्मा सर थे। मैं अपने टीचर्स का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मतलब मैं उनको कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम लिख सकती हो। उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज में फिर ये लिखना चलता रहा। तो कुछ संकलन होते गए, कुछ कुछ कविताएं बढ़ती गई। फिर शादी के बहुत साल बाद मैंने फिर मेरा कविता संग्रह निकला पानी प्यार और जैसे। तो फिर ये सफ़र चालू रहा और अभी इधर एक कहानी संग्रह आया है जिसका शीर्षक है गुंटी। तो और अभी एक कविता संग्रह आने की में है, मतलब लिखा जा रहा है अभी काफी कुछ। तो बस लेखन का सफर यूं चल रहा है और चलता रहा। रेनू जी, ये बहुत खास आपने बात कही है कि इतने सालों से आप इस पर काम भी करती रही, लेकिन एक बार फिर से आप लगातार इस पर काम भी करती जा रही हैं। तो एक तो आप बच्चों को भी, यानी कि आप टीचर भी हैं, उन्हें भी देख रही हैं और अभी भी आपका लेखन वाला जो काम है वो जारी है। और अगर आज के दौर में देखें तो ये लगभग लोगों से ये दूर होते जा रहा है। लेखन की अगर बात करें, मोबाइल, व्हाट्सअप, इतना ज़्यादा चीज़ आ चुकी है कि लोगों की जो लिखने की चीज़ें हैं वो भूलते जा रहे हैं। ऐसे में क्या आगे करना चाहिए कि इसको और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है फायदा सभी को होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है दीपाली जी। और ये बहुत ही अहम सवाल बन गया है आज जो ये प्रश्न है हमारे लेखकों के सामने, जो कवियों के सामने जो प्रश्न आता है कि लोग किस तरह से प्रेरित हों कि वो लेखन की तरफ आए। या मैं एक अध्यापिका भी हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मेरे सामने हमेशा ये एक सवाल भी रहता है और महत्वपूर्ण बात रहती है कि मैं किस तरह से अपने बच्चों को लेखन के लिए प्रोत्साहन दूँ। तो मैं अपनी बच्चों को हमेशा डायरी के तौर पे एक वर्क देती हूँ, प्रोजेक्ट वर्क्स देती हूँ कि आपको डायरी लेखन जो है वो लिखना है और इसे आदत ही बना लेनी है। तो हम बच्चों को ये लिखने के लिए प्रोत्साहित हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि जब तक वो लिखेंगे नहीं तब तक उन्हें पढ़ने की भी प्रेरणा नहीं होगी। और जब पढ़ेंगे बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे उनके पास, तब वो लिख पाएंगे। तो लेखन हमें बहुत सारी अच्छी चीजों की तरफ ले जाता है, जैसे सकारात्मक सोच को बनाता है। मेरे ख्याल से जिसको लिखने की आदत होगी वो अपनी हर भावना, अपनी हर इमोशन को वो लिख पाएगा कागज पे। और पेपर ही सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। पेपर हैज द मोस्ट पेशेंस इन इट देन एनीबॉडी एल्स। तो किसी भी व्यक्ति से ज्यादा उसमें सब्र होता है, क्योंकि वो हमारी मन की बात अगर हम उसमें उतारते हैं तो वो आगे शेयर नहीं करता, दूसरा उसके पास रहती है और हम अपने दिल से हल्के भी हो जाते हैं। ये तो पहला कदम होता है। लेकिन उसके बाद जब लिखते लिखते हमारी बच्चों को मैं ऐसा कहती हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग भी ठीक हो जाएगी, लिखने की स्पीड होगी। दूसरा, विचार बनाने की, विचार को बढ़ाने की जो क्षमता है
वो जो उपज होती है, वो एक प्लॉट तैयार होता है कि हमें विचारोशील बनाता है, विचार ज्यादा आते हैं, ख्याल बिल्कुल। आते हैं, तो उन्हें वो उतार सकता है अपने हम्म। पन्नों पे। पहले तो चिट्ठियां लिखी जाती थी, मैं पहले हम्म। की बात ये करूंगी क्योंकि पहले लोगों को फिर भी लिखने से एक वास्ता रहता था, हम्म। चिट्ठियां लिखी जाती थी। क्योंकि आपने मोबाइल और व्हाट्सएप की बात कही, तो आज जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को अगर बात भी करनी होती है तो व्हाट्सएप की भाषा में करते हैं। वो हाँ व्हाट्सएप बिल्कुल। व्हाट्सएप की जो भाषा होती है वो इंग्लिश होती है, यानी ना हिंदी है ना इंग्लिश है, वो अपनी एक उनकी एक नई मॉडर्न जबान है। पहले लोग पत्र लिखा करते थे, लंबी लंबी चिट्ठियां लिखा करते थे, मैं भी उसमें लिखा करती थी, मतलब अपनी सहेलियों को जब चिट्ठी लिखती थी, जी। काफी लंबी चिट्ठियां होती थी। हम्म। तो वो एक लिखने की आदत थी, और लिखते लिखते इंसान फिर, ये सबको आता था पहले, जी। लेकिन लेकिन आज हम इस चीज से थोड़ा दूर हो गए हैं। तो मैं हम्म। स्कूल में तो मैं अपने बच्चों को जरूर ये बताती हूँ, और जो भी मुझसे बात करता है मैं कहती हूँ लिखो, चाहे वो हम्म। 1 पेज लिखो 2 पेज लिखो, मगर लिखते रहो। हम्म। अच्छा रेणु तो जी, इस आपने तरह हम। बिल्कुल आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो इंग्लिश की आप बात कर रही हैं, यानी इंग्लिश लोग यूज़ करने लगे हैं ज़्यादा। लेकिन एक बात ये भी है कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है हमारे यहाँ इस बात को लेकर कि अगर हमने इस भाषा को, हिंदी भाषा को बात करें, इसको अगर एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। आप इसे मानती हैं? जी, एम्प्लॉयमेंट से भाषा जुड़ी तो हुई है, लेकिन मेरे ख्याल केवल शिक्षण संस्थानों में जुड़ी हुई है। बाकी जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उनमें इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी होती है, हिंदी में भी होता है, लेकिन अभी जो और इससे आप अगर हम और ऊपर चले आएँ, जैसे साइंटिस्ट की भाषा है, जी। आप इंजीनियर्स की भाषा है, अब उसमें हिंदी की किताबें मेरे ख्याल से नहीं है हिंदी भाषा में। हम्म। और हिंदी भाषा में हो तो शायद शब्द कठिन होते होंगे, शब्द मुश्किल होते हैं, तो शायद ये इस तरह से नहीं हो पाता है। हमें हमें अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे सीखनी भी पड़ती है, और इसमें कोई कोई बुराई नहीं है अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। मैं इंग्लिश की खुद ही टीचर हूँ, हम्म। लेकिन मैं ये कहती हूँ अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए, यानी जी। हिंदी आपकी जो भी मातृभाषा है उसको हम्म। नहीं भूलना है, क्योंकि ये भारतीय भाषा है, मातृभूमि की भाषा है। हम्म। तो सबसे पहले अपने देश की भाषा, क्योंकि जिस तरह बाकी देशों में उनके देश की भाषा ही सबसे ऊपर महत्वपूर्ण रखी जाती है, सबसे ऊपर स्तर, ऊपरी स्तर पे भी उनकी जो ऑफिशियल वर्क है उसमें भी चलती है, हम्म। लेकिन भारत में नहीं चलती। मगर इससे मैं वो कोई ना इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि हम्म। हमें अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज पूरे विश्व में किसी को आती है तो वो है भारतीय। भारतीय बिल्कुल। इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं हम्म। कि कभी कभी अंग्रेज भी उनसे शर्मा जाते हैं। और बिल्कुल। इसी तरह हिंदी को भी हमें उसी स्थान पर लाना है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी का जितना ज्यादा हम प्रयोग करेंगे हम्म। लेखन में, बोलने में, पढ़ने में, हमारे पास बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत हम्म। बहुत भंडार है साहित्य का हमारे पास। हिंदी साहित्य मेरे ख्याल से विश्व में सबसे बड़ा साहित्य है। हम्म। तो अब क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो साहित्य है वो विश्व जी। में सबसे अपार जो है भंडार है। तो वो जो है उसी उसी के लिए हमें प्रेरणा देनी चाहिए। जी। रेणु जी, अगर हिंदी साहित्य की आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब धीरे धीरे लोगों में इसकी रुचि कम दिखाई दे रही है, क्योंकि वो साहित्य संग्रह अब नज़र नहीं आते। अगर हम अभी बात करें, अगर हम साउथ की तमिल की बात करें, वहाँ पर अभी भी हमको दिखाई देता है, और भी भाषा में दिखाई देता है, लेकिन एक हिंदी का बहुत दिनों से जो अवार्ड की बात की जाती है वो भी हिंदी संग्रह को अभी नहीं मिल पाई है। तो लग रहा है इसमें, इसके पीछे की क्या वजह आप मान रही हैं कि कहाँ लोगों की अरुचि हो रही है, या क्या दिक्कत आ रही है? क्या इसका उतना विकास नहीं हो पा रहा है, या उसको उतना बढ़ावा नहीं दिया जा पा रहा है जितना मिलना चाहिए? शायद उससे और प्रेरणा मिले। देखिए, हिंदी भाषा पर हम लोग तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मैं जानती हूँ कि हिंदी भाषा पे काम कर रही हैं, उसको बढ़ाने के लिए बहुत काम हो रहा है। जहाँ तक बात रुचि की है, रुचि जो अभी जो मॉडर्न जो ज़माना है, या मैं पाश्चात्य जो साहित्य है, मैं उसको ये दोष देना चाहती हूँ। दोष क्या, मतलब उन उस पे जो आजकल के बच्चे हैं, फैशन, सिर्फ फैशन के रूप में वो अंग्रेजी यूज करने लगते हैं। अंग्रेजी का इस्तेमाल जब करते हैं, उनको अंग्रेजी आती भी नहीं है। हम्म। अगर आप मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं और हम्म। उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी बात है जी। फॉरेन लैंग्वेज सीखना। क्योंकि हम्म। हमारे देश में अभी हर स्कूल में मेरे ख्याल से
एक अलग भाषा भी ज़रूर पढ़ाई जा रही होती है, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, तो और अंग्रेज़ी तो हमने यूँ अपना ही ली है। तो इसलिए हम तो फॉरेन लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ाते ही हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप सीखिए और प्रयोग कीजिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को ताक पे रख के नहीं। मातृभाषा को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हमें हिंदी का सम्मान करना होगा, अपने खुद का, अपने देश का सम्मान करना होगा, क्योंकि ये हमारी भाषा है। जब जी। हम अपने आप का सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, तो भाषा का सम्मान भी ज़ाहिर है कि वो हम सीख पाएँगे, और भाषा के सम्मान के लिए हमें उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। जी। हमें रोज़ प्रयोग में लाना चाहिए, जी। हर चीज़ में प्रयोग में लाना चाहिए। जी। रेणु जी, और बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आपके दिल के करीब जो सबसे अच्छी कविता है, उसकी ज़रा 2 लाइन सुना दीजिए। दिल के करीब तो बहुत सारी कविताएँ हैं, और दिल के जब लेखक लिखता है या कवि कुछ लिखता है ना, तो सारी कविताएँ उसके बहुत ही दिल के करीब होती हैं। हुँ। अ, मैं ये कर सकती हूँ कि अभी मैं कुछ दोहे सुना दूँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 2-3 दोहे सुना देती हूँ, उसके बाद आप कविता की बात करेंगी तो मैं कविता की क्यों दोहे भी आजकल जो है ना हाँ, लुप्त प्राय हो रहे हैं। बिल्कुल। हम कबीरदास जी के, रहीम जी के और उन सब के दोहे सुना करते थे, और अभी भी कुछ लोग दोहे लिख रहे हैं। हुँ। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी लिख रहे हैं, और भी बहुत लोग लिख रहे हैं, लेकिन तो मुझे भी लगा कि इस विधा को भी हमें हिंदी को जानने के लिए हिंदी की विधाओं को भी तो ज़िंदा रखना होगा। तो बिल्कुल, फिर वो तो ये मैं कुछ दोहे पेश कर देती हूँ। बिल्कुल। वाणी मीठी कीजिए, तजी मन से तजिए मैल। वाणी मीठी कीजिए, मन से तजिए मैल। मन हल्का हो जाएगा, पिघलेगा जब शैल। और एक दोहा और है। बिल्कुल। अहंकार मद लोभ को रखिए खुद से दूर। अहंकार मद लोभ को रखिए खुद से दूर। मन उजला उजला रहे, सूरत पर भी नूर। मन उजला उजला रहे, सूरत पर भी नूर। और जी। छल कपट और लाभ से कर कितना व्यापार। छल कपट और लाभ से कर कितना व्यापार। खाली करके हाथ को जाता है संसार। खाली करके हाथ को जाता है संसार। तो ये कुछ दोहे थे। जी। रेणु मैं जी, बहुत बड़ी बात है कि मतलब ये इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो वक़्त है, इस वक़्त आप एक जी, इंग्लिश लिटरेचर की टीचर भी हैं, और आप हिंदी पर भी आपकी पकड़ इतनी अच्छी है, और दोहे को लेकर भी जो जो शायद अब दोहे अब लोग बोलते भी नहीं हैं। पहले तो देखते थे हम कि बातों-बातों में ही दोहे निकलते थे। आजकल ये जी, थोड़े जी, विलुप्त होते जा रहे हैं। जी, जी, इसको लेकर जी। आप क्या कहेंगी आगे आगे की जनरेशन को भी, और अपने आप जो बच्चों को पढ़ाती हैं उनको क्या आप सीख देती हैं इंग्लिश लिटरेचर के साथ हिंदी को लेकर भी, जो आगे भी और लोगों तक भी पहुंचे? जी, मैं समझती हूँ कि ये टीचर्स पे यानी अध्यापक-अध्यापिकाओं पे बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है इस समय, कि वो ये उनका कार्य है कि वो किस तरह से आगे हिंदी की महत्ता को बताएँ, कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता, उसकी जो महानता है वो बताएँ कि हमारे साहित्य, हमारे संस्कृति में किस तरह बसी हुई है, और हमारी जो संस्कृति, हमारा जो साहित्य है जिसको पूजा जाता था, अब भी हमें हमें फिर उसे उसी स्थान पे लाना है
क्योंकि इसमें अथाह चीजें हैं। अगर और ये अध्यापक है, एक गुरु ही होता है जो बता सकता है कि क्या है उसमें, और हम इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को बताएं। मैं ये नहीं कह रही कि केवल भाषा की टीचर्स बताएं, भाषा के अध्यापक बताएं, हाँ। दूसरे जो विषय के जो अध्यापक हैं, गुरु हैं, वो कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, तो वो कम से कम ये ज़रूर बताएं, भाषा से सबसे पहले जो नाता है वो करवाएं, उसके बाद विषय पे आएँ। क्योंकि विषय को पढ़ने के लिए हमें भाषा का सहारा ही तो लेना पड़ेगा। तो जब तक हम इसके इसके बारे में हम रोचक उसे बना सकते हैं, हम रोचक तरीके से बता सकते हैं, कहानियों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारे पास तो ऐतिहासिक बहुत बहुत बड़ा इतिहास भी है हमारे पास। तो इतिहास में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने उदाहरण हैं कि हम उन्हें रोचक तरीके से बता सकते हैं। तो जब हम ये चीज़ें बताएंगे तो बच्चों में पढ़ने की रुचि होगी कि हाँ देखें हमारा साहित्य क्या है। इतिहास भी पढ़ना है तो, क्योंकि इतिहास से भी बहुत सारी चीज़ें साहित्य में आई हुई हैं, जी। भूगोल से भी आई हुई हैं, तो सब कुछ भाषा से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी। तो जब तक हम ये बताएँगे नहीं, और हमें बताते रहना चाहिए, और जी। मैं तो ये सबको मतलब आग्रह करना चाहती हूँ, बहुत विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ सभी गुरुओं से जो जहाँ-जहाँ पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, जिन संस्थानों में भी, और इसके साथ-साथ अभिभावकों को भी, यानी कि पेरेंट्स को भी, उनको भी मैं मेरा ये उनसे भी आग्रह है कि वो अपने बच्चों को अपनी भाषा का महत्व बताएँ कि भाषा क्या है, कितनी महान है ये भाषा, और इसे विलुप्त नहीं होने देना है, इसकी हर विधा से परिचित कराएँ। हम लोग तो कराते ही हैं, हम रोज़ स्कूल में यही करवा रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी इसका साथ देना होगा। लेकिन एक बार फिर से इसी से जुड़ा ही है मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन अगर हम इसको रोजी रोटी से जोड़ दें, क्योंकि अगर हम तमिल में जाते हैं वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग तमिल बोलने वाले होते हैं, हम कोलकाता में जाते हैं वहाँ की उनकी भाषा होती है वो जुड़ी होती है, उससे उनकी रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। एक मैंडेटरी कर दिया जाता है कि वहाँ के लोग जो हैं उनको वो भाषा आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा है, अगर हम देखें हिंदी बेल्ट के उधर, कि इंग्लिश का इतना ज़्यादा चलन है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भले आ रहे हैं, तो आपकी जॉब इतनी सिक्योर नहीं है, ना ही आप इतने परफेक्ट हो सकते हो, क्योंकि सारा काम उसमें हो रहा है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार को भी आगे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसी को देखते हुए संस्कृत कितनी पीछे हो गई, और यही वजह है कि आज हिंदी को बचाना है तो उसके लिए भी हमें आगे कदम सरकार को भी बढ़ाना होगा। जी बिल्कुल, संस्कृत तो सभी भाषाओं की माँ है। संस्कृत से ही सारी भाषाएँ उपजी हैं। तो ये बिल्कुल आपने भी सही बात कही कि इसमें सरकार को भी पहल करनी चाहिए। तो हम सरकारी तौर पे कभी-कभी वो हिंदी दिवस मनाते हैं, पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी सप्ताह होता है, या 1 महीना भी मना लेते हैं कभी-कभी। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये हिंदी दिवस केवल कुछ दिनों की बात नहीं है, हिंदी दिवस रोज़ ये रोज़ होना चाहिए, रोज़ हिंदी दिवस है, क्योंकि रोज़ हम उसी में बात कर रहे होते हैं। जी। और अगर सरकार भी ऐसी कुछ और स्कीम्स लाए, या एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ ऐसे वो रखे। एम्प्लॉयमेंट है लेकिन केवल वही मैं कह रही हूँ, शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित हो गई है ये। तो अब अगर ऑफिस में भी इस तरह की भाषा चलने लगे, या इसके लिए कुछ और एक अलग कुछ एम्प्लॉयमेंट की कुछ और जरिए बनाए जाएं, तो हिंदी भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। और आगे में हो सकता है हम लोग ऐसा कर भी पाएँ, क्योंकि हम ही लोग ये आगे भेजेंगे ये एप्लीकेशंस कि भई हिंदी के लिए कुछ किया जाए, तो ज़रूर सरकार इस पे ध्यान दे देगी। बिल्कुल, आप लोगों से उम्मीद भी है। रेनू जी, अब गज़ल की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि आप गज़ल भी जी, लिखती हैं, तो थोड़ा गज़ल के जी। बारे में भी बताइए, क्योंकि अब गज़ल एक टाइम था जब जगजीत सिंह थे, तो उनकी गज़लों को लोग सुनते थे। धीरे-धीरे आप गज़ल अभी भी सुनते हैं, तो वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी एक गज़ल का एक अच्छा जो संग्रह आना चाहिए था, वो थोड़ा दूर चला गया है, या फिर कहें आ ही नहीं रहा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। जी, गज़ल अभी लुप्त तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग तो गज़ल के प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं, और बड़े-बड़े नाम हैं हमारे सामने अभी। मुनव्वर राना जी हैं, बशीर बद्री जी हैं, और शबीना अदीब आजकल बहुत अच्छी गज़ल कह रही हैं, आप और भी अपनी कुछ गज़ल के बारे में बताइए रेनू जी। जी, मैं भी गज़ल पहले नहीं लिखा करती थी, को कभी अ, कम ही इस पे आज़माया था मैंने, लेकिन अब फिर लिखना शुरू किया है। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि गज़ल जो होती है उसके मीटर्स होते हैं, वो व्याकरण के तौर पे बिल्कुल सही बैठनी चाहिए, इसलिए कविता लिखना बहुत आसान होता है। आप कविता की कविता को लाइन्स तो आप थोड़ा सुना दीजिए, 2 लाइन।
अच्छा ठीक है, कविता मैं एक एक छोटी सी कविता पेश कर देती हूँ जो उसके बाद मैं गजल सुना दूंगी। ठीक है। एक कविता है, पहले लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है आज के जो माहौल है, आप इसे लॉकडाउन का माहौल कह लीजिए, कोरोना का कह लीजिए, या एक आम आदमी कभी किस तरह से महसूस कर सकता है, मैं वो आपको सुना देती हूँ। ये दर्शन, समझ लीजिए एक दर्शन है, इसका जी। शीर्षक भी दर्शन है जी। कि आदमी कैसा महसूस करता है। एक विलग मोड़ है ये, यहाँ कुछ भी नहीं, सब धुंधलका है, राह अकेली और अंधेरी है, दिवा स्वप्न की तरह सितारे मेरे पास से गुजर रहे हैं, हम्म। मगर उनकी रोशनी में न तपिश है जी। और ना उनका कोई सरोकार है मुझसे। धूप ठंडी पड़ गई है, शामें गहरा रही हैं, सिकुड़ते साए हैं जो रोज मिलकर भी अजनबी हैं, हम्म। रिश्ते परत दर परत उघड़ रहे हैं, क्या जीऊं मैं, एक झूठ, औपचारिकता, या एक भयानक सच के साथ मृत प्राय जीवन। ये कोरोना पे अब हो रहा है। जी। अब तक जो जिया वो सच था, या जो जो खो दिया उसका महत्व है, क्या सार्थक है जीवन, या जीवन का भ्रम, हम्म। या जीवन के बाद का शून्य, हम्म। या केवल धुंध में जीते साए, क्या जी। सच है, क्या सार्थक है, हम्म। ये मैं अब तक समझ नहीं पा रही। जी। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब रेणु जी। शुक्रिया। एक और चीज़ इसी से अब मैं संबंधित एक क्वेश्चन है मेरा ये कि ये जो जी महामारी देख रहे हैं हम लोग, इससे जी अगर हम साहित्य जगत की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ी है? जी, आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल ही बिगड़ी है, क्योंकि बहुत सबकी बिगड़ गई है आर्थिक स्थिति तो। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी-बड़ी जो हमारी जो कंपनियाँ थी और फैक्ट्रीज़ थी, छोटे-छोटे, खासकर जो, और जो छोटे मिडिल क्लास है वो भी, उनकी भी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। और जो सबसे निम्न स्तर की तो आपने देख ही ली, मज़दूर किस तरह से, जो कामगार लोग थे, रोज़ कमाने खाने वाले, वो बेचारे तो बिल्कुल ही निचले स्तर पर आ गए, उन्हें घर को लौटना पड़ रहा है, गाँव जाना पड़ रहा है, वापस खेती की तरफ लौटना पड़ रहा है। तो और खेत में भी किसानों को ज़्यादा नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो सारी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ही नीचे गिर गई है। हम्म। भारत उसमें ऐसा है कि थोड़ा-सा अपने आप को शायद सँभाला हुआ है। बड़े-बड़े देश जब गिर चुके हैं तो हमारा देश तो छोटा है, लेकिन हाँ, डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए थोड़ा-सा बीच में है उसका स्थान, और हम इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। और हम इसमें सफल होंगे भी। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैं सब साहित्यिक बहुत-बहुत, और अर्थव्यवस्था की बात की, जो साहित्य से साहित्य जुड़े लोग हैं वो भी इस साहित्य दौरान से काफी। जुड़े लोग भी हम्म। उसी उसी जनता में आते हैं, अपने देश में ही आते हैं। तो साहित्य से जुड़े लोग भी अब काफ़ी, उन पर भी असर पड़ा है, क्योंकि साहित्य से जुड़े लोग ज़्यादातर पठन-पाठन या अध्यापन क्षेत्र में थे, तो अध्यापकों पर भी वैसा ही असर पड़ा है। उनकी सैलरीज़ अभी रुक गई हैं या कम कर दी गई हैं जी। फिलहाल। और जो लिख रहे थे, हाँ, अगर आप समय की बात करती हैं तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो बहुत नीचे गिर गया है। जी। लेकिन अगर आप समय की बात करती हैं तो समय, जितने भी जो जो लेखक होता है ना, वो भूखे रहकर भी लिखता है। हम्म। आप कितने भी बड़े अपने देश के साहित्यकारों को देख लीजिए, प्रेमचंद जी ने भी बहुत ही गरीबी में, निराला जी ने गरीबी में अपना जीवन, और जितने भी लेखक थे, कबीरदास जी देख लीजिए, सूरदास जी देख लीजिए, जी। सब बहुत ही मतलब उन्हें उन्हें लिखना होता है, उन्हें संग्रह करने का या कमाने का, वो इस चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं, तो लिखते तो रहते ही हैं। जी। तो वो रेणु। आजकल बस लिख रहे हैं। जी। ये मुझे पता है कि वो लॉकडाउन में उनको समय मिला है कि अपने साहित्य से कि और नज़दीक हो जाएँ, और लिखते रहें, लिखते रहें। जी। रेणु जी, आपके क्या अब आगे की योजनाएं हैं? क्या आप आगे किस पर काम कर रही हैं और क्या हमको बहुत जल्दी पढ़ने को मिलेगा? जी, अभी कविता संग्रह आने की वो है, लेकिन गज़ल पे मैं कर रही हूँ काम, मगर वही है कि गज़ल आसान नहीं होती है, उस पे लेकिन लिख रही हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे भी लॉकडाउन में ये समय मिला है कि मैं गज़ल पर ही काम करूँ, और कुछ माहिए लिखे जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने दोहे सुनाए, कुछ दोहे लिखे जा रहे हैं, हम्म। कहानी लिख रही हूँ, हम्म। कहानी या संस्मरण कह लीजिए। हम्म। तो कुछ ऐसा समय मिल मिल पा रहा है मुझे।
रेणु जी, एक आखिरी सवाल और मैसेज के साथ में कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आज की जनरेशन को। और दूसरी बात, मैंने आपसे बातचीत में इतना देखा कि आप कहानी भी लिख रही हैं, गज़ल भी लिख रही हैं, दोहे पर भी, यानी विधाओं पर भी। तो ऐसा ज़रूरी जी नहीं है कि आप एक ही के पर काम करें, आपके अंदर और खूबियाँ हैं। आप अगर लिखना शुरू करें तो धीरे धीरे आप अपने आप को और पहचान सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसीलिए लिखने पे मैंने जोर दिया था कि आपको लिखना ही चाहिए। हर व्यक्ति को कुछ नहीं तो लिखना तो चाहिए, कम से कम उसका दिमाग, उसकी सोच नकारात्मक नहीं होगी। मैं अपनी गज़ल की 2 पंक्तियाँ ज़रूर प्रस्तुत कर दूँगी, क्योंकि गज़ल की इतनी बात हुई है। हाँ, तो बिल्कुल। एक ताज़ा गज़ल है, उसके बाद फिर आप जो कहें। जी। इसका मतला इस तरह है। जी। लब पे ताला जो ये लगाया है, लब पे ताला जो ये लगाया है, लब पे ताला जो ये लगाया है, मैंने चेहरे को खत बनाया है, मैंने चेहरे को खत बनाया है। तब से खुद को संभाले बैठे हैं, तब से खुद को संभाले बैठे हैं, तब से खुद को संभाले बैठे हैं। जब से नजरों से तीर खाया है, जब से नजरों से तीर खाया है। ये एक नई गजल है, तो मैंने कहा बहुत ये जाते आते ये जरूर पेश कर दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। साजिशों से भरी है सब राहें, साजिशों से भरी है सब राहें, साजिशों से भरी है सब राहें। जाने कैसा मुकाम आया है, जाने कैसा मुकाम आया है। जब से, और आखिरी शेर एक और पेश जी, कर देती हूँ। जी। जब से आया हूँ तेरी चौखट पे, जब से आया हूँ तेरी चौखट पे, जब से आया हूँ तेरी चौखट पे, मैंने अपना जहान पाया है, मैंने अपना जहान पाया है। लब पे ताला जो ये लगाया है, मैंने चेहरे को खत बनाया है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ये भी बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि गज़ल ऐसी हो जो थोड़ा लोग समझ भी पाएँ, तो बहुत सब तक ये मैसेज भी पहुंचता है। और बहुत अच्छा रेणु जी। और अब मैं बस धन्यवाद। आखिरी सवाल आपसे कि आप क्या और लोगों को कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लॉकडाउन के बाद के लिए भी, और इस भाषा और इसको लेकर भी एक आखिरी मैसेज, फिर हम आपने बहुत टाइम दिया हमें जी, अपना। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाषा से प्रेम प्रेम कीजिए, और मातृभाषा से कीजिए। अपनी देश की भाषा यानी हिंदी की भाषा, हिंदी से प्रेम कीजिए। अगर आप हिंदी को सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, तो इसका मतलब आप खुद से प्रेम करते हैं, और इस पे आप पढ़ेंगे, लिख पाएंगे। बड़े बड़े जो अच्छी किताबें पढ़िए। अच्छा साहित्य जो होता है वो दोस्त होता है, सबसे सबसे अच्छा दोस्त वही होता है। वो आपको गलत राह कभी नहीं दिखाएगा। आपको कुछ कहना है, मन की कोई बात है, आप लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। मेरे ख्याल से चिट्ठियाँ लिखिए, अपनों को, अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिखिए। मैं फिर वो खत और चिट्ठी के ज़माने पे आना चाहती हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे ख्याल से चिट्ठियाँ हमें एक दूसरे से जोड़ के रखती थी। व्हाट्सएप पे छोटे-छोटे मैसेज होते हैं। चिट्ठी एक लंबा, एक तो लिखने की जगह होती है, काफ़ी लंबा लिखा जा सकता है उस पे। जी, तो मेरे ख्याल से लिखना, जी, मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, और बाकी सब लोगों से कहती हूँ, लिखिए, जी, पढ़िए, और अच्छा अच्छा सुनिए, जी। बहुत-बहुत अच्छा शुक्रिया, समझिए। बहुत-बहुत शुक्रिया रेणु जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।